सिंधी का लेक्चर था, उसमें भी काफी लड़के सेम ही थे, तो वो पहली वाली बातें आई गेस के रिपीट होंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन है कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, या वो स्किप कर देते हैं शो वाला पार्ट। किसी को कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है कि ऑप्शनल कौन से सिलेक्ट करने हैं और कैसे करने हैं, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए। हिस्ट्री ऑफ यूएसए की आप अगर आउटलाइन देख लें तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट आउटलाइन है सीएसएस के पूरे सिलेबस में। जस्ट 21 टॉपिक्स, 21 टॉपिक्स, ठीक है। 2018 तक यही ऊपर ऊपर से पेपर आता था। जब 2018 में यूएस हिस्ट्री हिट हुआ तो लोगों ने ये सब्जेक्ट ऑफ करना छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि इसका पेपर आता है इन डेप्थ इन डिटेल। वो एक छोटा सा यूनिट उठा के उसको आप क्रिटिकल एनालिसिस पूछ लेते हैं, तो ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को छोटा नहीं समझना। यूरोपियन हिस्ट्री की आउटलाइन बहुत बड़ी है लेकिन उसका पेपर बहुत ईजी आ रहा है आजकल। तो इसमें जो है ना पेपर टेक्निक्स, तो इसको ये आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी यूएस हिस्ट्री अगर आपने ऑप्ट किया है। अच्छा, मैंने जो आपको यूएस हिस्ट्री पढ़ानी है वो है 18 लेक्चर्स पे, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जस्ट जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ना पढ़ाऊं, क्योंकि यूएस हिस्ट्री की आउटलाइन बहुत बेग है। जस्ट 21 टॉपिक्स हैं, उसमें से आप 2 टॉपिक देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो मैं 5 दिन में भी कवर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। तो इसके लिए जो है ना यूएस हिस्ट्री को एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके लास्ट में ये होगा कि जैसे ही मैं आप टॉपिक कवर करूंगा तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप पास्ट पेपर्स देख के आए और पूछे सर ये सवाल आ चुके हैं, तो इन सवाल को कैसे ब्रेक करना है, इन क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप नहीं पूछेंगे मुझसे तो मैं स्किप कर जाऊंगा। मैंने टॉपिक पढ़ा लिया, टाइम बचाना है तो मैं स्किप कर जाऊंगा। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूछना है, ठीक है। 18 लेक्चर्स होंगे उसमें, और इन लेक्चर्स के बाद मतलब जो है आपकी हर वीक एक 4 वीकली टेस्ट होंगे, और इसके अलावा आपको जो है सजेस्टेड रीडिंग्स भी मिलेंगी। नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो इतने अच्छे हैं या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप होप्स हो के आपको थोड़ी बहुत हेल्प आउट करेंगे कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है। भाई और लास्ट में जो है आपका एक मॉक होगा। अगर वो अच्छा हो गया तो ठीक है, अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा भी होगा। अच्छा, बोर्ड आप सबको दिखाई दे रहा है? जो भी मैं लिख रहा हूँ वो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन वाला काइंडली कोई भी कंफर्म कर दो। यस सर, दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आप यूएस हिस्ट्री पढ़नी कहाँ से है? अब कहीं बुक्स के नाम देख के परेशान मत हो जाइएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए हम 6 से 7 बुक्स पढ़ें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है ना लोग रिलाय करते हैं गाइड बुक्स पे, तो गाइड बुक्स पे बिल्कुल रिलाय नहीं करना। आप सब लोग जो ये तो आपने देख लिया, ये मैं रिमूव कर दूं? Baby, this good. Baby, sacra lasciarlo, ma baby era più grande. Non c'è. ये सीएसएस एग्जाम का रिपोर्ट है, एफपीएससी की साइट पे जो है सारी अवेलेबल है। लेटेस्ट है 2019 की, तो आप सबके पास अभी भी मोबाइल फोन होंगे तो काइंडली आप लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओपन कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा जो सजेस्टेड रीडिंग्स बताई गई हैं वो इतनी मतलब वो नहीं है कि ज्यादा नहीं है, आपको फिर वो कम लगेगी।
आप सबने ओपन कर लिया, आपके पास है वाईफाई का एक्सेस? ये तो भी अच्छी बात है। हाँ, मेरे पास नहीं। अच्छा, मैं वर्ड फॉर वर्ड रीड कर रहा हूँ। ये छोटा सा पैराग्राफ है हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो कि एग्जामिनर रिपोर्ट में उसने एग्जामिनर ने लिखा है। तो जब आपको एग्जामिनर का माइंडसेट का पता होगा तो आपको ये क्लियर होगा कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसने लिखा है द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ द स्क्रिप्ट अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स इज बिलो एवरेज। तो मतलब जो पेपर लिखे गए हैं वो सारे बिलो एवरेज हैं ओवरऑल। ये बिलो एवरेज क्यों है? इनकी जो मेन रीजन है वो एक ही है, गाइड बुक्स। अब गाइड बुक्स आप हम सब लोग, हमें चाहिए होता है एक शॉर्टकट, तो हम सब लोग बाय गाइड बुक्स करते हैं। जाएंगे वन टाइम्स वालों की गाइड बुक्स, कारवान वालों की गाइड बुक्स, वो एक छोटी सी गाइड बुक दे देंगे जिसमें यूएस हिस्ट्री 300 से 400 पेज में सारी कवर हो जाए। पर आवाज बहुत लाउड है, तो आप अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें या जहाँ से। ठीक है, तो हम पढ़ते गाइड बुक्स हैं तो जाहिर बात है हमारा जो स्टैंडर्ड होगा, जो क्वालिटी होगी वो बिलो द एवरेज होगी। तो आपने गाइड बुक्स काइंडली नहीं पढ़ना। और हाँ, जिनका बैकग्राउंड सोशल साइंसेस का नहीं है या इंजीनियरिंग का या डॉक्टर एमबीबीएस का बैकग्राउंड है, वो कहते हैं कि हमें मतलब जो है हेडिंग्स बनाना नहीं आ रही। वैसे डॉक्टर सबसे अच्छा पेपर प्रेजेंट करते हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से आप कोई भी गाइड बुक ले लें लेकिन उसमें जस्ट हेडिंग्स देखनी है, उसे पढ़ना नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ना गाइड बुक से। ठीक है, और आगे वो कह रहा है both in terms of content, most of the candidates use the material that is not authentic and written especially for CSS exam। ये मैं यही डिस्कस कर रहा था जो उसने आगे वाले सेंटेंस में क्लियर लिखा हुआ है। निदा पूछ रहे हैं कि सर अगर गाइड बुक्स ना पढ़ेंगे तो सीएसएस 2 या 3 इयर्स लग जाएंगे। निदा 2 या 3 इयर्स तो नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ आपको 6 से 8 माह लग सकते हैं रिकमेंडेड बुक्स पढ़ने और उनकी टेक्निक पे अगर आप अमल करें तो इंशाल्लाह। हम जब मैं सजेशन रीडिंग्स लिखूंगा तो उनको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है। तो आपकी यूएस हिस्ट्री हार्डली 3 to 4 वीक्स आर मोर देन इनफ यूएस हिस्ट्री कवर करने के लिए उन बुक्स के साथ। ठीक है, द ट्रेंड ऑफ यूजिंग हेल्पिंग बुक्स में भी डिस्करेज। तो ये एग्जामिनर रिपोर्ट में आया हुआ है कि हेल्पिंग बुक्स जो है उनका ट्रेंड डिस्करेज करें। तो सॉरी अगर किसी की मार्केट खराब हो गई तो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता है। तो मैं आपको सजेस्टेड रीडिंग्स बताऊंगा, उन सब सजेस्टेड रीडिंग्स में वही बुक्स हैं जो उन्होंने मतलब एफपीएससी ने रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट दी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सीएसएस का सिलेबस डाउनलोड कर लें, आपको काफी हेल्प आउट हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स है। ठीक है, यूएस हिस्ट्री का बहुत शॉर्ट सिलेबस है, जस्ट 21 टॉपिक्स है। तो आपको लगेगा कि यूएस हिस्ट्री बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है और हम इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बुक है वो है पॉकेट हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये रिकमेंडेड बुक्स, इसमें तो सीएसएस सिलेबस आप सब लोगों के पास होगा, अभी तक आपने देख लिया होगा। ठीक है, और इनमें से जो ये छठी बुक है हिस्ट्री ऑफ द यूएस मौजूदा है, मोस्टली लोग पढ़ते हैं यूएस हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये भी एक गाइड बुक है तो इसे भी अगर आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये है कि दूसरी कंपाइल्ड बुक से अच्छी है, जैसे वर्ल्ड टाइम्स की कंपाइल्ड बुक्स हो गई या दूसरी किसी भी पब्लिकेशन की है तो उनसे काफी अच्छी है। ये रिकमेंडेड बुक है पॉकेट हिस्ट्री ऑफ यूएस एलियन नेम्स की लिखी हुई है, लेकिन ये जो सारी बुक्स हैं ये तकरीबन आपका कवर करती है वर्ल्ड वॉर 2 तक या मतलब वॉर ऑफ टेररिज्म तक। उसके बाद आपको रिसर्च पेपर से टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। द अनफिनिश्ड नेशन ये भी एक अच्छी बुक है अगर आपने पढ़नी है तो। ठीक है, जो मेरा मेन सोर्स रहा है जहाँ से मैंने काफी सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे यूएस हिस्ट्री का, वो था यूएस हिस्ट्री टेक्स्ट
ये एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है ushistory.org, ठीक है। ये आप ओपन करेंगे तो वहां पे ना आपको कुछ मतलब वो कोई भी ओपन कर ले अगर आपके पास 700 रुपये ऑनलाइन बस। अब आवाज आ रही है खाता हूँ। यूएस हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक जो है ushistory.org पे आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा टीचर्स एंड स्टूडेंट रिसोर्सेज का, ठीक है। जैसे ही उसको आप क्लिक करेंगे उसमें 3 बुक्स अवेलेबल है, उसमें से 2 बुक्स आपकी काम की हैं। एक है यूएस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, ये मतलब आपकी हिस्ट्री से शुरू होती है 1945 तक सारा कवर करती है, ठीक है। दूसरा है अमेरिकन गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक, मतलब यूएस हिस्ट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है वो सारा आपका इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। मौजूदा वाली बुक हमने जो है वो डिस्कस कर ली। ये भी गाइड बुक है, अगर आप मतलब नहीं रह सकते गाइड बुक पढ़ने के अलावा तो आप ये पढ़ेंगे। अब मिता का सवाल था कि सर अगर हमने ये सारी बुक्स पढ़नी है तो हमें तो 2-3 साल लग जाएंगे सीएसएस करने में, ठीक है। 2-3 साल नहीं लगते, मतलब आप देखें एक बुक को कोर बुक बना लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोर बुक थी यूएस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, ठीक है, जो इंसाइक्लोपीडिया में थी, मैंने इसका प्रिंट लिया जितना निकलता था टॉपिक वाइज मैं इसे कवर करता था। लेकिन अगर आप कोई पॉकेट हिस्ट्री ऑफ यूएसए या कोर बुक ले रहे हैं, ठीक है, उससे कवर कर लेंगे तो आपने आउटलाइन से देखा है कि पहला टॉपिक है फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू 1490, तो वो टॉपिक आप इस बुक से पढ़े, ठीक है। उसके नोट्स बनाए, लेंथी नोट्स बनाए डेली। जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया इस बुक से, इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़े, एक बुक वर्ड फॉर वर्ड पढ़े, ठीक। अब जो दूसरी बुक आपने उठानी है डॉक्यूमेंटेशन, उसमें से यही टॉपिक आपने ओपन करना है। ओपन करके जस्ट आपने पहले पैराग्राफ का फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस पढ़ना है, आपको पता लग जाएगा यार ये पॉइंट तो उस बुक में भी डिस्कस किया हुआ है, ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो इसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ें, आप तीसरा पढ़ें, चौथा पढ़ें, एक पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, आपको पता लगेगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट सेम होगा लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उन्होंने डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से या मतलब डिफरेंट वर्ड से उस आर्ग्यूमेंट को प्रूव किया होगा, ठीक है। तो इस बुक को पढ़ने में आपको 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे वो एक टॉपिक कवर करने में, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपने यहाँ से 8 पॉइंट्स एक टॉपिक के निकाल लिए तो द अनफिनिश्ड नेशन में हो सकता है आपको 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे मिल जाएं जो कि इस बुक में मौजूद नहीं, तो आपके हेल्प ऑब्वियसली हो जाएगी। आपका जो नॉलेज बेस है, जो आपका मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल, वो इस तरह से बढ़ता है जी। इस बुक में वो टॉपिक आपने देख लिया, फिर आप इसमें देखें, ठीक है। तीन बुक्स आर मोर देन इनफ, तो चौथे पांचवें पे जाने की जरूरत नहीं, कोई भी आप 3 सिलेक्ट कर लें और मतलब एक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, 2 को जस्ट गो थ्रू करें, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। मेरा जो मेन सोर्स है, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे वो इस बुक से बनाए थे, यूएस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंट है ये, डिफरेंट इस वजह से कि बहुत ही कम लोग इसको रेफर करते हैं, तो जो आपका रीडिंग मटेरियल होगा वो थोड़ा यूनिक बन जाता है, तो मैंने इसे पढ़ा था। अगर आपको अच्छी लगे तो आप पढ़ लें, फ्री अवेलेबल है इंसाइक्लोपीडिया में। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप इनमें से कोई कोर बुक बना लें, दूसरों को, ठीक है। अब इसमें से कोई सवाल है आप लोगों के साथ, ये रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे या मतलब इनके अलावा कोई और रिसोर्सेज, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें या फिर हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन वालों में से किसी का कोई सवाल, ये मैं रिमूव कर दूं? सही है, सर सबसे ज्यादा कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे? दानिश, जो मैंने सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ी थी, मैंने पॉकेट साइज में पढ़ी हुई है, ठीक है। मैंने यूएस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ज्यादा प्रेफर की थी जब मैं इसके नोट्स बना रहा था। जी हाँ, काइंडली शेयर। उसामा जी, काइंडली शेयर आउटलाइन हाउ द सिलेबस विल बी कवर्ड। सर वो आउटलाइन मेरे पास है लेकिन शायद वो एडमिन वालों ने अभी तक ग्रुप में अपलोड नहीं की, तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि कैसे, काइंडली आप बुला लीजिएगा। बाकी जो दूसरे टॉपिक्स हैं 9/11 के बाद, वो जो मैं आउटलाइन शेयर कर रहा हूँ उसमें फिर रिसोर्स लिखे हुए हैं यार, वो कह रहे हैं अभी अगर कर दो, ये फाइल बड़ी हुई है उसके बाद वो भी चाहिए। हाँ करते कोई बात, अगर आप कर दो तो कोई सर क्या हमें पूरी बुक फिनिश करनी होती? सर पूरी बुक आपको दानिश फिनिश नहीं करनी होती, आपने टॉपिक वाइज पढ़नी होती है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है, मतलब फर्स्ट टॉपिक आप कवर कर रहे हैं,
या आप कवर कर रहे हैं यूएसए द ब्रिटिश कॉलोनी, तो उसका एक बुक से डिटेल में पढ़ लें, दूसरी बुक्स को जस्ट गो थ्रू करें। इतना टाइम नहीं होता, मतलब इतना टाइम हो आप सारी रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें तो फिर तो आपको 2 साल 4 साल लग जाएंगे, आपकी बुक्स कंप्लीट नहीं होंगी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं। ये वाला इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन अच्छे से पढ़ना है तो आपको ये बुक रेफर करनी पड़ेगी, गाइड कुछ नहीं होता। टाइम चेक कर लें, ग्रुप में आ गई ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन वाले ग्रुप में आ गई ऑनलाइन। जी 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 वो आप कवर लेंगे, बिल्कुल सही भी होता है। नहीं, वो आपके नेचर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पूछ क्या है। समटाइम वो पॉलिटिकल साइंस में उसका ज्यादा फोकस होता है कि मतलब आप बता दें कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ठीक है, एक सवाल ज्यादातर रिपीट होता रहता है दोनों में, चेक्स एंड बैलेंसेस का, ठीक है, या वो पॉलिटिकल साइंस में आपके अमेरिकन जुडिशरी के बारे में पूछ सकते हैं या कुछ और पूछ सकते हैं। सर जिस तरह से होता है ना, करंट अफेयर वाला केस में एक में बैकग्राउंड नहीं चल जाता, दूसरे में करंट अफेयर करते हैं। लाइक बात है करंट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्लियरली बता रहा होगा कि मुझे क्या चाहिए, कि क्वेश्चन में क्या लिखना है, आप क्वेश्चन बता रहे हैं दोनों पेपर्स का, मैं अभी उसको ब्रेक डाउन करता हूँ कि कैसे करना हो, अगर आपके पास कोई है तो। आई गेस आउटलाइन आ गई है, दानिश आ गई है आउटलाइन, मेरे पास तो नोटिफिकेशन आ गया है उसका। जी अब आप यार राय अब क्या कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से साउंड बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले ये कर सकते, ये कह रहे हैं, मैंने उन्हें 2 से 3 मरतबा कहा है इशू आ रहा है साउंड के इशू का। आउटलाइन देख लें आप डेली बेसिस पे कि किस लेक्चर में क्या डिस्कस करवाया जाएगा, ये किसका सवाल था आउटलाइन वाला। जी उसामा, तो अब आपने देख लिया कि कितने टॉपिक्स हैं और कैसे करना है हमें कवर, और इस आउटलाइन में क्लियरली मेंशन है, मतलब जो जिस लेक्चर में जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, अगर तो आप उसाम वो जो है ग्रुप में ऐड कर देंगे, ये चीजें मुझे नहीं पता तो आप काइंडली, मैं उन्हें कह देता हूँ अभी, या फिर आप दोबारा उनको एडमिन के नंबर पे टेक्स्ट कर। तो हम आज ओरिएंटेशन की क्लास में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो उस पर वीडियो भी बनाई थी, तो वही टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है यूएस प्रेसिडेंट का। तो अगर किसी को कोई सवाल है इस बारे में कि कैसे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं तो पूछ लें, या फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ। कोई नहीं, ओके, मैं बुक्स को रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, किसी ने पूछा है कि एमसीक्यूज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सर एमसीक्यूज के लिए आपको मतलब एक तो पास्ट 20 इयर्स के जो पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज ढूंढने पड़ेंगे, वो आप ऑनलाइन ढूंढने, या मतलब आप कोई भी बुक बाय कर लें, ठीक है, कोई भी बुक, मतलब कारवान की बुक होगी, जेडब्ल्यूटी वालों ने, सब ने डिफरेंट बुक्स पब्लिश करवाई हैं, उसमें 2000 से 2500 एमसीक्यूज एटलीस्ट नहीं है, तो आपको हर सब्जेक्ट की सेपरेट बुक बाय करनी पड़ेगी, और आप उसमें से जितने भी मतलब एमसीक्यूज याद कर सकते हैं कर लें, ये पहली वाली स्ट्रेटजी। दूसरी जो स्ट्रेटजी होगी वो ये कि आप मतलब जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है
जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है वो ही आप इतना डिटेल में कवर कर लें तो एमसीक्यू वहां से ही आते हैं। तो जाहिर बात है जब आपके सब्जेक्टिव पार्ट पे कमांड होगी तो आप एमसीक्यू कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, वो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूएस प्रेसिडेंट का। तो हम यूएस प्रेसिडेंट की जो भी है मतलब इलेक्शंस हैं यूएस की, या उसके जो पावर्स हैं, या यूएस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कैसे होती है, तो वो ये तीनों चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट को डिस्कस करने से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्शंस के, एक बंदा कैसे यूएस प्रेसिडेंट बन सकता है। इलेक्शंस का एक ओवरव्यू है, ठीक है। यूएस में जो है ना इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, लोग एक इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करते हैं और वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा ओवरव्यू का जो पॉइंट है वो है फिक्स डेज का, ठीक है। यूएस में फिक्स डे होता है इलेक्शन का, डेट कभी भी नहीं होती। अगर आप पढ़ लें तो उसकी रिक्वायरमेंट में होगा ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर। तो इसका टेक्निकल मकसद क्या होता है ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर? इसका मकसद ये है आसान अल्फाज में कि अगर पहली नवंबर को ट्यूसडे होगा तो उस पे इलेक्शन नहीं होगी। दानिश आ रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज, बहुत आगे वाला स्टेप है, आप टेंशन ना लें, लास्ट में पूछ लेना अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो। इलेक्टोरल कॉलेज को पहुंचे तो सही ना, इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है टेन्योर, 4 ईयर टेन्योर होता है, ठीक। अब जो है ना कि यूएस प्रेसिडेंट कैसे बनता है उसको मैंने 5 से 6 स्टेप में डिवाइड किया है, ठीक। तो हम वो डिस्कस करते हैं। जो पहला स्टेप है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? यूएस का जो आइन है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 आर्टिकल है। आप आर्टिकल 2 जो है वो सारा प्रेसिडेंट को डिस्कस करता है, एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। आर्टिकल 2 सेक्शन 1 में जो है ये रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की गई। आप आर्टिकल 2 को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट है। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है नेशनल बॉर्न यूएस सिटीजन। अच्छा, इस पॉइंट को, इसमें एक ही बात है जो डिस्कस करने वाली है नेचुरल बॉर्न के। जब यूएस बना था तब तो मतलब जॉर्ज वाशिंगटन पहला प्रेसिडेंट बना तो वो तो नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन नहीं था, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो गई? तो इसमें ये है कि जैसे यूएस बना था तो यूएस पहले एक कॉन्फेडरेशन था, ठीक है। उसके बाद यूएस एक फेडरेशन बना। जब आइन आया तो उसमें ये था कि जो 13 ओरिजिनल कॉलोनीज थी ना, जो ब्रिटिश की कॉलोनी, उनके जो रहने वाले हैं फॉर द फर्स्ट 50 इयर्स उनको कंसीडर किया जाएगा नेचुरल बॉर्न यूएस। मतलब ये था कि पहले 50 साल में यूएस का जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो 13 स्टेट में से कोई बंदा होगा, दूसरी स्टेट का नहीं होगा, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो है 35 इयर्स ओल्ड का, इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि a US resident for at least 14 years. ठीक है, ये भी कोई खास पॉइंट नहीं है डिस्कस करने वाला कि वो लास्ट 14 ईयर से यूएस में रह रहा है तो इलेक्शन लड़ सकता है। शुड नॉट हैव सर्व फॉर मोर देन 1 टर्म, ये काम वाला पॉइंट है।
अच्छा, यूएस का एक टर्म होता है 4 years का, तो मतलब टेक्निकली जो है एक यूएस प्रेसिडेंट 8 साल के लिए सर्व कर सकता है अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को देखें तो, लेकिन एक यूएस प्रेसिडेंट टेक्निकली 10 साल तक सर्व कर सकता है। ये मैंने वीडियो में कहा था कि फाइंड आउट हाउ एंड व्हाई, तो अगर किसी ने ये ढूंढ लिया है तो काइंडली बता दें कि कैसे 10 साल तक जो है वो यूएस प्रेसिडेंट सर्व कर सकता है कभी भी। ये ऑनलाइन वालों में से कोई, आप में से कोई 2 बार इलेक्शन 8 साल होगा। ये आया था 22nd अमेंडमेंट में, ठीक है ना, जब FDR फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 4th टर्म के लिए इलेक्ट हुआ था तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना दी 22nd अमेंडमेंट के 2 टर्म से ज्यादा कोई सर्व नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट करें आज जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है? जो बाइडन, ठीक है। जो बाइडन किसी भी रीजन की वजह से मतलब ऑफिस से चले जाते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट हो जाती है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है या वो मेंटल इलनेस की वजह से ऑफिस छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको सक्सीड कौन करेगा? जो 25th अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग 12th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट उसके अकॉर्डिंग ये वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जब कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाएंगी तो अगर वो 2 साल के लिए एज अ प्रेसिडेंट रहती हैं तो उनका एक टर्म काउंट हो जाएगा। अगर वो 2 साल से एक दिन भी कम प्रेसिडेंट रहती हैं तो उनका टर्म काउंट नहीं होगा। तो 2 साल ये सर्व कर सकती हैं और 2 नेक्स्ट 10 years, तो टेक्निकली 10 साल हो जाएंगे ये, 10 साल तक वो कोई भी सर्व कर सकता है, ठीक। अब जो सेकंड स्टेप है वो है प्राइमरीज एंड कॉकसेस का, ये रिमूव कर दूं। कॉकसेस एंड प्राइमरीज में क्या होता है? जनरली हम इसको एक वर्ड में डिफाइन करते हैं कि प्राइमरीज, आपने सुना होगा कि यूएस के प्राइमरी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 2 मुख्तलिफ होते हैं। कॉकस में ये होता है कि जो पार्टी ऑफिशियल्स हैं ना एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया है स्टेट, ठीक है ना, तो कैलिफोर्निया में जो डेमोक्रेट्स के पार्टी ऑफिशियल्स हैं या जो रिपब्लिकन के पार्टी ऑफिशियल्स हैं वो नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स को कि ये कैंडिडेट हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा, ठीक है। तो कॉकस में ये होता है पार्टी ऑफिशियल्स नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। फिर वो जाते हैं प्राइमरीज में, मतलब उन्होंने 10 बंदों को नॉमिनेट किया तो फिर जो कैलिफोर्निया की आवाम है वो उन मतलब जो पार्टी के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, जो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं वो अपने नॉमिनेशंस में से किसी को जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्ट करेंगे, डेमोक्रेट्स वाले अपने में से करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? यार जो कॉकस में होता है वो पार्टी ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ प्राइमरीज होती नहीं, लेकिन फर्ज करें कि आपकी पार्टी एफिलिएशन क्या है, ठीक है, लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, आप फर्ज करें PMLN से बिलोंग करते हैं या PTI से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो PTI के पार्टी ऑफिस होल्डर्स होंगे, कोई जनरल सेक्रेटरी होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे, मतलब एज अ लाहौर की लेवल, ठीक है। तो आप इसको लाहौर को एज अ कैलिफोर्निया लें, तो कैलिफोर्निया के रीजन में जो पार्टी ऑफिशियल्स हैं वो पहले नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, ठीक है। जब वो नॉमिनेशन हो जाती हैं तो उसके बाद जो है ना प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं। तो जो कैलिफोर्निया के सारे लोग हैं, अब लोग भी 2 पार्टी में डिवाइड हो जाएंगे ना, एक तो डेमोक्रेट्स होंगे जिनकी मेंबरशिप डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी, एक रिपब्लिकन होंगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट करेंगे अपने बंदे को, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप ये होता है। जब यहाँ से नॉमिनेशन होती है तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नेशनल कन्वेंशन का। अब नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है कि डिफरेंट कैंडिडेट्स से एक पार्टी के, ठीक है, 2 पार्टी है मेजर, एक रिपब्लिकन दूसरी डेमोक्रेट, तो 5, 10, 15 कैंडिडेट्स होंगे, तो ओवरऑल पार्टी एक कैंडिडेट को क्या करती है? नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल अब जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें डेमोक्रेट के कैंडिडेट्स कौन से थे? जो बाइडन था, हिलरी क्लिंटन थी और कमला हैरिस थी, बर्नी सैंडर्स था,
ठीक है ना, ये सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, लेकिन ये प्राइमरी हार गए। प्राइमरी हार के फिर नेशनल कन्वेंशन में जो डेमोक्रेट पार्टी, जो डेमोक्रेट है, उन्होंने किसको जो नॉमिनेट किया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, जो बाइडेन। ठीक है, अब पहले ये होता था कि जो बंदा सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वोट्स लेगा वो बनेगा वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन 12th अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, 12th अमेंडमेंट में क्या था कि जो प्रेसिडेंट है ना वो खुद नॉमिनेट करेगा उसका रनिंग में जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ये क्यों हुआ था, जब 1801 में 1801 में थॉमस जेफरसन का इलेक्शन हुआ था तो वो इलेक्शन टाई हो गया था। ठीक है, किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं थी, तो तब ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ताकि फिर आगे एक प्रोसीजर पता चले। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जनरल इलेक्शन का। अब जनरल इलेक्शन किस डे पे होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर। ठीक है, इस डे पे जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। प्रेसिडेंट को नहीं करते, किसको करते हैं, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है, वो उनका बंदा होता है जो बैठक में गया जी जी उसका बंदा। अब थोड़ा डिफाइन करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की जो डेफिनेशन है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एक्ट है ना, अगर आप उसका आर्टिकल 11 पढ़ेंगे तो आपको उसमें इलेक्टोरल कॉलेज की डेफिनेशन मिलेगी। वो क्या है इलेक्टोरल कॉलेज की डेफिनेशन के electoral members of electoral college are not members of Senate and House of Representatives. ठीक है, number of electors each state gets is equal to its number of senators and representatives in Congress. अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि यूएस कांग्रेस के दो चेंबर्स हैं। ठीक है, ये हो गई सेनेट, सेनेट में 100 सीट्स। ये आ गया हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें कितने हैं 435। ठीक है, ये कुल मिला के बनते हैं 535। जो इलेक्टोरल कॉलेज की नॉमिनेशन होती हैं वो पार्टी देती है, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी बताएगी कि फला स्टेट में हमारे ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स करेंगे, लेकिन उनकी कंडीशंस क्या है कि जो भी सेनेट या एचओआर के मेंबर्स होंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर नहीं बन सकते। मतलब लोगों में से ही वो किसी को नॉमिनेट करते हैं कि भाई तो लोग इनको चूज करेंगे। ये टोटल कितने बनते हैं 535। ठीक है, +3 कर रहे हैं क्योंकि जब 23rd अमेंडमेंट आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23rd अमेंडमेंट थी, तो वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, ठीक है ना, उसको 3 इलेक्टोरल कॉलेज के मतलब वोट्स दे दिए गए। 535 पहले थे, अब टोटल हो गए 538। तो इन 538 में से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है 270। अगर कोई कैंडिडेट 270 वोट लेता है तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, अगर नहीं लेता तो आगे फिर क्या प्रोसीजर होगा। जी हाँ, अब आप पूछेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हुआ इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। आवाज का क्या धीरे बोलो दानिश। इलेक्टोरल कॉलेज में 538 लोग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये लोग मेंबर नहीं होते सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, ये आम लोग होते हैं जिनको पार्टी नॉमिनेट करती है हर एरिया से कि फला स्टेट में हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर ये होंगे। ठीक है, तो लोग इनको इलेक्ट करते हैं। जब ये 538 इलेक्ट हो जाएंगे टोटल, तो इसके बाद ये 538 लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज इन सिंपल वर्ड। अब आई समझ दानिश को। अब इलेक्टोरल कॉलेज में जो है एक और प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ विनर टेक्स ऑल। ठीक है, यूएस में टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, लेकिन 48 स्टेट्स में ये प्रिंसिपल चलता है विनर टेक्स ऑल का, 2 स्टेट में नहीं। 2 स्टेट में वो कौन सी है, नेब्रास्का है, दूसरी में है। अब विनर टेक्स ऑल प्रिंसिपल क्या है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी ना एक स्टेट लेते हैं, मैं छोटी सी स्टेट लेता हूँ, मैरीलैंड के सबसे कम मेंबर होते हैं, ठीक है ना, मैरीलैंड के 2 सेनेटर हैं, ठीक है, प्लस 8 मेंबर होते हैं एचओआर के, टोटल कितने होंगे 10। हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, एक ए कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट है, ठीक है। ए कैंडिडेट ने वोट्स लिए 6, बी
कैंडिडेट ने वोट्स लिए 4, तो काउंट कैसे होने चाहिए? 6 वोट्स ए कैंडिडेट के, 4 वोट्स बी कैंडिडेट के एक स्टेट में, लेकिन ऐसे नहीं होते काउंट। काउंट होते हैं विनर टेक्स ऑल के प्रिंसिपल के तहत। उसमें ये है कि ये जो 10 वोट है ना वो कैंडिडेट ए के काउंट होंगे इस स्टेट से। मतलब जो भी प्रेसिडेंट जीतता है तो वो ओवरऑल स्टेट जीतता है, सिर्फ वोट्स नहीं होते, सवाल 2 स्टेट्स के जहां पे ये प्रिंसिपल लागू नहीं है। ठीक है, तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? विनर टेक्स ऑल के पीछे जो एक लॉजिक है वो ये कहते हैं कि जो यूएस में पॉपुलर वोट्स नहीं होते, इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं, और विनर टेक्स ऑल का प्रिंसिपल जो है वो इस वजह से है कि जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पीपल होता है, ऑल स्टेट्स होता है। अगर जस्ट पॉपुलर वोट्स हो तो ये है कि जो बिगर स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया हो गई, वाशिंगटन डीसी हो गई, या न्यूयॉर्क हो गई, वाशिंगटन की जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेट जिसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट हो जाएगा। बाकी जो छोटी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है उनकी कोई से नहीं हो, तो इस वजह से उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शंस रखे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज और फिर विनर टेक्स ऑल का प्रिंसिपल आता है। ठीक, अब जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे ट्रम्प के, ठीक, उसमें पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन के 5 लाख पॉपुलर वोट ज्यादा थे जो 2016 वाले इलेक्शन हुए, लेकिन फिर भी ट्रम्प जीत गया था। वो यही सीन होता है विनर टेक्स ऑल वाला, क्योंकि उसने बिगर स्टेट्स जीत ली तो उसके टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स ज्यादा होते हैं। अब देखिए कुछ डिटेल्स हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज का नेक्स्ट स्टेट जो इलेक्टोरल कॉलेज वाला 500, अब जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मीट करता है किस महीने में, उनके भी डेज होते हैं फिर मंडे आफ्टर सेकंड वेडनेसडे इन दिसंबर। ठीक है, ये आपको याद रट्टा ही लगाना पड़ेगा कि कौन से डे पे होगा। मंडे आफ्टर सेकंड वेडनेसडे इन दिसंबर में वो इलेक्टोरल कॉलेज मीट करता है अपने स्टेट में, ठीक है, स्टेट वाइज वो प्रेसिडेंट को वोट कास्ट करेंगे। जब वो वोट कास्ट हो जाता है तो वो वोटिंग की जो काउंटिंग होती है वो कब होती है? वो होती है 6 जनवरी को। 6 जनवरी को वोट्स की काउंटिंग होगी। वो एक ज्वाइंट सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, उसको लीड करते हैं जो कि सेनेट का चेयरमैन, जो कि सेनेट का हेड होगा। सेनेट का हेड वैसे इनका कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 270 वोट्स कोई भी कैंडिडेट ले जाता है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर 270 मेजॉरिटी कोई भी नहीं लेता तो फिर हम छठे स्टेज पे जाएंगे। व्हाट इफ नो वन विंस प्रेसिडेंट को बनता है ये डेट पे लिखी हुई है। 16 को वोट्स की काउंटिंग होती है तो पता लग जाता है कौन। बाकी जो नवंबर से चलता आ रहा होता है वो होता है प्रेसिडेंट इलेक्ट। जैसे ही जनरल इलेक्शन का डे होता है ना तो आपको पता लग जाता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में भी ये जीतेगा, ठीक है, लेकिन वो चेंज हो सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो 6 जनवरी को ऑफिशियल काउंटिंग होगी, उसके बाद फिर 28 जनवरी को होता है स्टेट ऑफ यूनियन, जो ऑफिशियली प्रेसिडेंट आके मतलब अपनी ऑफिस संभालता है, तो वो कब से होता है? 20 जनवरी ऑफिशियल डे, ठीक है। अब अगर कोई कैंडिडेट मेजॉरिटी विन नहीं करता तो फिर प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा? तो यहाँ पे आ जाती है आपकी 12th अमेंडमेंट। 12th अमेंडमेंट क्या कहती है कि जो 3 टॉप के मेंबर होंगे ना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के, ठीक है, उन 3 टॉप के मेंबर में से किसी भी एक मेंबर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव HOR HOR इलेक्ट करेगा, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको सेनेट इलेक्ट करती है, ठीक है। अब यूएस की टोटल कितनी स्टेट्स है? 50। HOR के कितने मेंबर्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? 435 मेंबर्स, ठीक है, लेकिन ये 435 मेंबर्स काउंट नहीं होते। तब हर स्टेट का एक वोट काउंट होता है। एक वोट क्या होता है? मतलब
50 स्टेट्स हैं तो 50 वोट्स बन जाते हैं HOR, ठीक है, स्टेट वोट देगी। तो 50 वोट्स की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? चले ये मेजॉरिटी भी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, सी लैब और पोल साइंस में भी काफी है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है 50% ऑफ टोटल नंबर प्लस 1, तो 26 होगी, ठीक है। तो अगर 26 वोट्स कोई भी कैंडिडेट ले लेता है तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी नहीं होता प्रेसिडेंट इलेक्ट तो 12th अमेंडमेंट क्या कहती है कि 4 मार्च पर अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं करते तो जो वाइस प्रेसिडेंट सेनेट में इलेक्ट किया हुआ है वो एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट। इससे आगे का प्रोसीजर इतना डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और वो प्रेसिडेंशियल एक्ट में आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, लेकिन मुझे इससे आगे का प्रोसीजर नहीं पता क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। अब हम ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो हो गए, इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो बता दें मुझे, ऑनलाइन वाले या जो क्लास में बैठे हुए हैं आपने जी ऑनलाइन वाले। अच्छा उसामा का सवाल है कि प्लीज रिपीट नेम ऑफ स्टेट। मिनट एक सवाल का जो प्रिंसिपल है वो 48 स्टेट्स में उसामा एप्लीकेबल है, जस्ट 2 स्टेट में नहीं है। वो 2 स्टेट है नेब्रास्का एंड मैन, ठीक है, नेब्रास्का एंड मैन। सिक्स्थ स्टेप का नेम लिखना है। सिक्स्थ स्टेप वाज व्हाट इफ नो वन विंस मेजॉरिटी, तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मेजॉरिटी के टाइप्स कौन से होते हैं। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, उसके बाद होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में फिर आपकी मतलब आ जाती है 2/3, 3/4, 3/5 और भी कोई प्रोसीजर हो सकते हैं। एब्सोल्यूट सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? अच्छा यार उसामा का सवाल था, उसामा बिल्गा के 435 इज इक्वल टू 50 वोट्स। 50 वोट्स इज इक्वल टू कैसे होते हैं उसामा? इसका ये था कि जो HOR है वो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, HOR के मेंबर होते हैं 435, लेकिन जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे तो वो 435 मेंबर्स काउंट नहीं होते, वहां पे एक स्टेट का एक वोट काउंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो यूएस में वो 50 है, तो 50 स्टेट का 50 वोट्स काउंट होंगे। तो तब आप ये भूल जाएंगे 435 मेंबर्स हैं उनके, उसको भूल जाएं। सिंपल मेजॉरिटी होती है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, मतलब अगर यूएस सेनेट में, वैसे यूएस सेनेट में सिंपल मेजॉरिटी एप्लीकेबल नहीं है किसी भी प्रोसीजर में, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी उनकी लॉ मेकिंग में भी नहीं होती, हमारे पास होती है पाकिस्तान में। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है, जो लोग बैठे हुए हैं टोटल मेंबर्स के नहीं, ठीक है। पंजाब में हुआ है सीएम हर किसी पाकिस्तान में तो होता ही है सिंपल मेजॉरिटी वाला। प्रेजेंट एंड वोटिंग 50% ये आपका आ गया, +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। फर्स्ट करें यूएस सेनेट के 100 मेंबर हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से आज जो सेशन में आए हुए हैं वो कितने 80 मेंबर बैठे हुए हैं। तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए अगर, तो 80 का 50% क्या होगा? 40 + 1 41, जो लोग बैठे हुए हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन अगर कुछ लोग वोट एब्सटेन कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब 10 लोगों ने वोट दिया ही नहीं, प्रेजेंट थे लेकिन वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया? 70 लोगों ने। तो 70 की एक्चुअल मेजॉरिटी 50% क्या होगी? 35 + 1 तो कितने होते हैं? 36। तो ये होता है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है? +1 ऑफ टोटल मेंबर्स, मतलब सेनेट में 100 मेंबर है, ठीक है ना। तो अगर आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए
तो आपको 51 वोट्स चाहिए होंगे। 50% 50 होगा प्लस 1 तो 51 वोट। तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि कितने बंदों ने वोट किया है, कितने बंदे सेशन में आए थे, आपको 51 वोट। अब स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होती है, टू थर्ड मेजॉरिटी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुनी होगी, लेकिन वो क्या होती है? टू थर्ड मेजॉरिटी ये होती है कि जो टोटल मेंबर्स हैं ना उनका टू थर्ड चाहिए आप, ठीक है। 3/4 होती है यूएस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये 3/4 मेजॉरिटी वाला भी सीन होता है। किसी और में टर्किश में प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए या कहीं और पे रशिया में भी आएगा प्रेसिडेंट को जब इनिशियली इम्पीच किया जाता है मोशन पास करने के लिए तो 3/5 मेजॉरिटी चाहिए होती है तब, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइम्स है जिनको हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं यूएस प्रेसिडेंट के पावर्स। टाइम कितना हुआ? 4:35। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई? मतलब हमारे पास टाइम कितना? 4:35 मिनट। तो सर 5 बजे तक क्लास है, आधा घंटा है। 5 बजे तक क्लास है या 5 बजे से पहले खत्म हो? 5 बजे क्लास घंटे की है ना? 1 घंटे नहीं है, 1.5 घंटे की क्लास, आधा घंटा है। ऐसा तो ना हो। जब ऐसा होता है ना फिर डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। ये मैं जरा जल्दी डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके बाद प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट वो जो टेक्निकल है वो डिस्कस करने वाले। आर्टिकल 2 सेक्शन 2 आएगा, उसमें प्रेसिडेंशियल पावर्स आपको कुछ पावर्स उसमें मिलेंगे, लेकिन जो आर्टिकल 2 है उसमें वेग पावर्स है, ठीक है। क्या बताया गया है कि जो है ना प्रेसिडेंट हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स आ रहे। अब डिटेल में नहीं है, जैसे कांग्रेस के पावर्स हैं, कांग्रेस के पावर्स डिटेल में आपको हैं। 18 पावर्स होते हैं कांग्रेस के, 17 इन्यूमरेटेड होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। 18 वाला इलास्टिक क्लॉज वाला होता है। ये टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे जब हम कांग्रेस डिस्कस करेंगे उसके पावर्स, लेकिन प्रेसिडेंट के पावर्स में मतलब वो नहीं है मेंशन, क्लियरली मेंशन। तो इससे जो है ना वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली जी हाँ एज सेरेमोनियल है, मतलब कैसे आगे किसने कहा? यूएस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, ठीक है। लेकिन आजकल थोड़ा अगर हम कह सकते हैं कि पीछे आ गया, क्योंकि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स आई थी ना तो उन्होंने कुछ और ही पावर्स दे दी है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो वैसे बाकी टेक्निकली यूएस प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यूएस की कांग्रेस ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, लेकिन उसमें लूप होल्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट वो करता है, मैनिपुलेट करता है। तो वो इसी वजह से मैनिपुलेट करता है कि जो है ना क्लियरली पावर्स मेंशन नहीं है। मतलब यूएस में जब एयरफोर्स बनी थी तो एयरफोर्स किसके अंडर में आया? पहले तो नहीं थी ना, जब यूएस आता तो एयरफोर्स नहीं थी, एयरफोर्स तो आई वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, ठीक। तो प्रेसिडेंट बन गया क्योंकि वेग पावर्स है। तो जो इनका आर्टिकल 2 सेक्शन 2 का क्लास 1 है वो है कमांडर इन चीफ। अब पाकिस्तान में भी होता है कमांडर इन चीफ, आर्म फोर्सेस का प्रेसिडेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जस्ट एज सेरेमोनियल है, सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये जो पावर है यहाँ से, ठीक है। जो क्लास 2 है इसका वो कहता है टू मेक पीस। प्रेसिडेंट की साइन करता है दूसरे कंट्री से, लेकिन सेनेट क्या करती है? रेटिफाई करती है, ठीक है। चेक एंड बैलेंस के सिस्टम में आप ये भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तीसरा जो क्लास 3 है इसका वो है रिसेस अपॉइंटमेंट्स। रिसेस अपॉइंटमेंट्स क्या होते हैं? रिसेस अपॉइंटमेंट्स ये है कि जब कांग्रेस सेशन में नहीं है, ठीक है, कांग्रेस का एनुअल सेशन खत्म हो चुका है, ठीक है, तो
अब कोई जरूरत पड़ गई किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, यूएस में 15 डिपार्टमेंट होते हैं जिनको हम यहाँ मिनिस्ट्री बोलते हैं, वहाँ पे 15 होते हैं। उसके हेड को नॉमिनेट अपॉइंट करना है तो पहले तो प्रेसिडेंट करेगा, फिर जो है ना सेनेट रेटिफाई करती है उसको। लेकिन अब सेनेट सेशन में है ही नहीं, तो इनको बोलते हैं रिसेस अपॉइंटमेंट, मतलब 6 माह तक प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का बंदा लगा सकता है विदाउट एनी रेटिफिकेशन। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, Head of the government and the head of the state. दोनों हैं, Powers. प्लस स्टेट। इसको डिफाइन करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, कैबिनेट चूज करता है प्रेसिडेंट अपनी, ये सारे इम्प्लाइड पावर्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन वाले जो थे वो मैंने फिलहाल लाइक आपको बता दें। अच्छा, आप कैबिनेट चूज करने में फार्मूला यूज होता है, हमारे पास तो नहीं होता, वहां पे होता है, हमारे पास भी वैसे होना चाहिए। अब जो कैबिनेट है उसमें 15 डिपार्टमेंट है परमानेंट, ठीक है, उनका हेड हमेशा उनकी नॉमिनेशन को जो है वेरीफाई करेगी या रेटिफाई करेगी आपकी सेनेट। लेकिन ये एक जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई स्टैंड फॉर एथनिसिटी, जी स्टैंड फॉर ज्योग्राफी, फिर ये जी स्टैंड फॉर जेंडर। अब आप ये 15 बंदे देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये तीनों चीजें उनमें वो देखते हैं, मतलब कि 1 या 2 बंदे ब्लैक भी होने चाहिए, अफ्रीकन अमेरिकन भी होने चाहिए। ज्योग्राफी वाइज मतलब सारी स्टेट से, जो भी मेजर स्टेट्स है वहां से भी हम किसी बंदे को जो ले आए, ठीक है, कैबिनेट में। जेंडर औरतें मर्द, मतलब ये होता है, ये एक मतलब उनका अपना फार्मूला है, एक फार्मूला बोलते हैं उसको। That means there is no discrimination. जी हाँ, ताकि इक्वलिटी होनी चाहिए, लोगों को इतने गरजेस ना हो। लेकिन जैसे हमारे पास होता है पाकिस्तान में, यूजुअली वो क्या करते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर पंजाब से आ रहा है तो प्रेसिडेंट पंजाब से, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। पाकिस्तान में होता है कि जो पीएम है वो must be under 40 या 45 years, so must be Pakistani, must be- वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, वो तो हमने ये पढ़ी, लेकिन मैं ज्योग्राफी वाइज बता रहा हूँ, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, आपका प्रेसिडेंट जो है 40 ईयर से कम का, 45 ईयर है, 40 ईयर, ठीक है। अब ये साइड वाले में डाल दूं, इनके अलावा वहां पे एक और जो प्रेसिडेंट का पावर है तो वो एक होती है ईओपी, एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये बनी थी रेजिग्नेशन एक्ट 1929 में, किसने पास करवाया था, ये कौन था 1929 में, एफडीआर था। लेकिन एफडीआर ने कहा था कि भाई जंग का माहौल है, प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए हमें एक टीम चाहिए, तो उन्होंने डीओपी बना दी, एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर जो है ना 3 सब ब्रांचेस होती हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो पहली ब्रांच होती है वो व्हाइट हाउस स्टाफ की होती है, तो इस पे प्रेसिडेंट को पूरा कंट्रोल होता है, जिस भी बंदे को लगाना चाहे लगा सकता है। लेकिन जो इनका हेड होगा जस्ट उसको जो है ना सेनेट जो है वो रेटिफाई करती है, बाकी सारे जी सेनेट, जी सेनेट तो वो एक कमेटी होती है, वो कमेटी White House में जो किसी भी लगाना चाहे तो- नहीं, वो प्रेसिडेंट पे होता है, जो भी बंदा लेगा वो उसका पावर है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो व्हाइट हाउस स्टाफ का हेड लगेगा उसको सेनेट रेटिफाई करेगी। इसमें दूसरा होता है द ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट बजट, द ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट बजट, ठीक है, वो सिर्फ बजट को कंट्रोल, मतलब बजट में असिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा होता है जो है द काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो तीसरी ब्रांच है, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी पे प्रेसिडेंट को हेल्प करते हैं, ठीक। अब इसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसकी मर्जी है किसको कहाँ पे जो है एम्बेसडर लगाना है या नहीं लगाना है, किसी को भी। ये सारे जो पावर्स थे ये तकरीबन थे एग्जीक्यूटिव पावर्स। अगर आप ऐसे डिस्कस करना चाहते हैं कि पावर्स को डिवाइड करें, पहले आप मतलब ए लिख देते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, फिर आप लिख देते हैं लेजिस्लेटिव पावर, उसमें से आप सब हेडिंग्स बना देते हैं। ये जो हमने सारे डिस्कस किए वो तकरीबन जो सारे हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर्स में आते हैं। अगर लेजिस्लेटिव लास्ट वाला जो बजट वाला है उसमें आप फाइनेंशियल पावर्स की हेडिंग डाल सकते हैं, फाइनेंशियल पावर। लेकिन आप अगर हम बी डिस्कस करें लेजिस्लेटिव पावर, तो यूएस प्रेसिडेंट के पास कौन से लेजिस्लेटिव पावर है,
है कोई? वो उसके पास अल्टीमेट ऑर्डर इशू करने का पावर है, जिस तरह हमारे बता पास दें। ऑर्डिनेंस करता है। ठीक है, नहीं होता यूएस में आगे। ऑर्डर यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो एक थ्योरी है वो चलती है, तो मतलब एग्जीक्यूटिव का जो भी मेंबर होगा वो लेजिस्लेटिव का नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली हिस्सा तो नहीं ले सकता ना, मतलब प्रेसिडेंट अपनी लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, लेकिन वो प्रेसिडेंट प्रोपोज करता है लेजिस्लेशन। अब ये जो प्रेसिडेंट ने प्रपोज की होगी, ये लेजिस्लेशन अक्सर प्रपोज होती है उनकी जब डिबेट्स चल रही होती है इलेक्शंस की, तो वो अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली बता देते हैं हमारे तो ये काम पॉलिसी होगी। तो प्रेसिडेंट होती तो प्रेसिडेंट की है पॉलिसी, लेकिन कोई जो सेनेट का बंदा होगा या एचओआर का मेंबर होगा कोई इंट्रोड्यूस करवाएगा उसमें। ठीक है, और दूसरा जो है इनिशियल बिल्स होते हैं लेजिस्लेशन प्रपोज करने के, उनमें या फिर टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं थोड़ा बहुत। क्रिसमस ट्री बिल का कभी नाम सुना है? वो क्या होते हैं क्रिसमस ट्री बिल? मतलब वो ये होते हैं कि एज अ प्रेसिडेंट वो खुद तो लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, तो जिस बंदे को बोलेगा कि आप ये लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उस बंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उसमें कुछ ना कुछ मतलब कोई स्कीम रख देगा कि भाई इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो उनको बोलते हैं क्रिसमस ट्री बिल्स ना, ऐसे बिल्स होते हैं जो, या फिर ईयर मार्क्स बोलते हैं, या राइडर्स का नाम यूज होता है। ये ज्यादा डिटेल्स एंड टेक्निकल टर्म्स में तो इनकी आपको जरूरत नहीं होती। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पावर है वो है प्रेसिडेंट का वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या होता है कि कांग्रेस ने कोई भी बिल पास किया है, ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट समझता है कि ये बिल मतलब अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ये बिल आवाम के फायदे में नहीं है, तो वो इसको वीटो कर सकता है। अब वीटो में डिफरेंट टाइप्स होते हैं वीटो। कैबिनेट वीटो करती है और कैबिनेट वीटो को कैबिनेट नहीं करती, सेनेट मतलब जो कांग्रेस वीटो को ओवरराइड करती है, सेनेट कांग्रेस वीटो को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है वीटो को ओवरराइड करती है। लेकिन वीटो के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉकेट वीटो, एक होता है सिंपल वीटो या एब्सोल्यूट वीटो के, एक थर्ड टाइप होता है जो आजकल नहीं है। हाँ, वो होता था लाइन आइटम के नाम से। अब पॉकेट वीटो क्या होता है? आजकल एकदम ज्यादा पूछा जाता है आपसे, मतलब पेपर में जो डिटेल में पूछते हैं, अगर कुछ टाइप हो जाए या मतलब आपका कोई हो रहा है वो। सर यूएस में तारिक का क्वेश्चन सर, माय क्वेश्चन है यूएस प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व असेंबली और नॉट इन यूएस। यूएस में जो है असेंबली तो होती नहीं, क्या कांग्रेस के दो चैम्बर्स होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, लेकिन उनको प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता जैसे पाकिस्तान में होता है, जैसे यूके में होता है। जी अनिल, आप सॉरी फॉर द डिस्कशन, लेकिन हमने में बोला है कि वो कह रहे हैं कि हमने किया है और भी जितनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो वो कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले, तो होप सो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। पॉकेट वीटो क्या होता है? मतलब एक बिल गया यूएस प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, तो 10 दिन का टाइम होता है यूएस प्रेसिडेंट को उसको या तो वीटो कर दे या उसको साइन कर दे। ठीक है, लेकिन वो इन 10 दिनों में ना उस बिल को वीटो कर रहा है, ठीक है, ना साइन कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो सेशन में है कांग्रेस, उस सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, तो वो बिल ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। अब इस पे इख्तलाफ ये है कि जो लेजिस्लेशन वाले हैं मतलब कांग्रेस वाले, वो कहते हैं पॉकेट वीटो तब खत्म हो सकता है जब एनुअल सेशन की ब्रेक हो तब, ठीक है, लेकिन एग्जेक्टिव वाले ये कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन कहते हैं, वो कहते हैं सेशन तो कोई भी हो सकता है ना, मतलब आप बीच में जब सेशन 4 दिन का सेशन चला फिर 1 मंथ तक कोई सेशन नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी एब्सोल्यूट वीटो हो सकता है। ठीक, दूसरा होता है सिंपल वीटो, मतलब आप प्रेसिडेंट के पास बिल गया, उसने वीटो कर दिया कि भाई ये बिल पास नहीं होगा, ठीक है, तो उसको ओवरराइड करने के लिए सेनेट को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक, ये होता था पहले लाइन आइटम वीटो वाला, लेकिन ये अब नहीं है, खत्म हो गया। इसमें इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट बिल को पढ़ता है तो उसमें से कोई एक पैराग्राफ या कोई एक आइटम उसको पसंद नहीं
6 पॉइंट्स हैं, प्रेसिडेंट को 2 पॉइंट्स पसंद नहीं आए तो उसने 2 पॉइंट्स काट दिए। ठीक है, तो ये थे प्रेसिडेंट के मेजर पावर्स। और इसके अलावा हैं काफी, मतलब जो छोटे छोटे आप लिख सकते हैं, मतलब ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट क्या करता है, जो चीफ लेजिस्लेटर में उनकी जो 20th को होती है यूनियन एड्रेस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो जैसे ही प्रेसिडेंट 6 जैन को इलेक्ट हो जाता है ऑफिशियली, 20 जैन को जो है वो ऑफिस में आता है, तो वो एक स्टेट यूनियन एड्रेस करता है। उसमें उसकी सारी पॉलिसीज बता दी जाती हैं कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। ठीक है, और एक पावर होता है साइनिंग स्टेटमेंट वाला। ये प्रेसिडेंट कोई भी स्टेटमेंट इशू कर देता है, मतलब किसी को कोई ऑर्डर करना है या किसी और चीज के लिए, तो ये भी आपकी फॉल करती है लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर। ठीक है, इसमें से कोई सवाल जो आपको समझ में आया? जी सर, लाइन आइटम अभी है ही नहीं, ये पहले होता था यूएस में, लेकिन लाइन आइटम में ये होता था जो भी लाइनें या जो भी आइटम्स जो है ना प्रेसिडेंट ने वीटो किए हैं, जस्ट वो पार्ट्स बिल के जो वीटो हो जाते हैं, पूरा बिल नहीं होता था। पूरा बिल जहाँ पे आप जिसको सिंपल वीटो बोले या एब्सोल्यूट वीटो बोल सकते हैं आप, तो इसमें पूरा बिल वीटो हो जाता है। अब तो ये है ही नहीं, अब आप इसको भूल जाए। अब आपको समझेंगे ऑप्शन भी दो हैं आपके पास, या तो पॉकेट वीटो होगा या तो मतलब वीटो होगा। अब लाइन आइटम नहीं है, ये पहले होता था। कोई और सवाल आपका? नहीं नहीं ठीक है, आपका सवाल हो के अब आपको क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल? अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है यूएस प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट का। यूएस प्रेसिडेंट आपका पूरा हो जाएगा। टाइम कितना है? 10 मिनट है यार। तो होता है कि कोई कहेगा क्लास टाइम पे खत्म करो, जो हमने जाना है किसी और का। इम्पीचमेंट की डेफिनेशन है, ये सवाल हमसे सीएसएस के इंटरव्यू में पूछा गया और मेजॉरिटी इसका गलत जवाब देते हैं। जी बताएं। प्रेसिडेंट को ऑफिस से रखना यूजुअली करना। जी, या आपका काम कोई और डिफरेंस? यूजुअली हम यही कहते हैं कि इम्पीचमेंट तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं उसमें बंदा फंस जाता है। जैसे आपने कहा कि इम्पीचमेंट का मतलब है यूएस की मतलब प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव करना। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट सवाल यही होगा, ट्रम्प इम्पीच हुआ था? आप बोलेंगे यस, हुआ था ना। ठीक है, तो वो इम्पीच हुआ था लेकिन वो ऑफिस से तो नहीं निकाला गया। वो पास नहीं हुआ, उसमें वोटिंग होती है ना इम्पीचमेंट। देखें, तो यही तो डेफिनेशन का फर्क है। जब आप कोई डेफिनेशन लिखें तो वो डेफिनेशन इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि वो सारी चीजों को कवर करे। इम्पीचमेंट का जो सिंपल डेफिनेशन हम बनाए तो वो ये होता है कि ट्रायल इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, अब ट्रायल इनिशिएट हो चुका है, उसके बाद अब यू आर फाउंड गिल्टी और नॉट, ये बाद में होगा। ठीक, मतलब आप अक्यूज हो चुके हैं। ठीक है, अब ट्रायल होगा आपका। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टू प्रेसिडेंट प्रोसेस। सर इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट को निकाल नहीं देते दानिश, वही वाला समझिए। यहाँ पे भी यही डेफिनेशन आई कि अगर आप टेक्निकली इस अराउंड डेफिनेशन के प्रेसिडेंट को निकाल देते। इम्पीचमेंट सिंपल वर्ड्स में ये है कि उनका ट्रायल इनिशिएट होता है। अगर आप मतलब गूगल करें या किसी भी डिक्शनरी में डेफिनेशन देखें तो आपको यही मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 2 सेक्शन 4 डिफाइन करता है कि प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच होगा। और सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं होता है, जुडिशरी के मेंबर्स भी इम्पीच हो सकते हैं। इवन जो उनकी सेनेट है या एचओआर है, उनके मेंबर्स को भी इम्पीच किया जा सकता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल सिविल ऑफिसर्स ऑफ यूएस शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन इम्पीचमेंट फॉर कन्विक्शन ऑफ। अब वो जुराइम लगाए जा रहे हैं कि कौन से जो है ना ऑफेंसेस वो करेंगे। फर्स्ट जो है वो ट्रीजन है, दूसरा ब्राइबरी है और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडेमेनर्स। ठीक है,
हाई क्राइम्स और मिसडेमेनर्स, ये लॉ के दो टर्म्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है आप जी इम्पीचमेंट हुआ था, लेकिन इम्पीचमेंट जो उन्हें जो हो गई थी इसी वजह से उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, ठीक है। इम्पीचमेंट उनकी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वो ऑफिस से रिमूव नहीं हुए। दूसरा कौन हुए थे बीच, एक तो निक्सन हो गए, दूसरा क्लिंटन हुए थे। आपको याद है क्लिंटन का केस हुआ था उसकी सेक्रेटरी के साथ, नाम सुना होगा उसके केस का। हाँ बिल क्लिंटन ने, तो उसकी इम्पीचमेंट हुई थी, बहुत बच गया। और ट्रम्प वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रम्प वाइस प्रेसिडेंट है जो कि 2 मतलब इम्पीच हो चुका है, ठीक है। तो ये 3 प्रेसिडेंट ही इम्पीच हुए। अब इम्पीच होता कैसे, आर्टिकल 1 सेक्शन 2 क्लास 5 ये क्या कहता है, आर्टिकल 1 सेक्शन 2 क्लास 5 कहता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैव सोल पावर ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब जो इम्पीच करता है ना वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेगा। अब हम ट्रम्प का केस लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब ट्रम्प के केस में क्या हुआ था कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने या मतलब किसी और बंदे ने, ठीक है, नैन्सी पेलोसी जो कि स्पीकर थी, उसको लेटर लिखा कि ट्रम्प भाई अपने पावर्स से मतलब जो है मिसयूज कर रहा है यूक्रेन में, तो आप कहीं उसको इम्पीच कर इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। तो स्पीकर ने क्या किया, ट्रम्प की इम्पीचमेंट कैसे स्टार्ट हो गई, स्पीकर ने ट्रम्प की इम्पीचमेंट के लिए 6 हाउस की कमेटीज को रेफर किया कि भाई आप इस पे जो है ना तहकीक करें, रिसर्च करें कि वाकई ये सब कुछ हो रहा है। उन 6 हाउस कमेटीज ने जब किया तो उन्होंने आर्गुमेंट्स या जो भी उनका था करेक्ट करके उन्होंने कहा हाउस जुडिशरी कमेटी को ट्रांसफर कर दो। अब हाउस जुडिशरी कमेटी में डिस्कस तो हाउस जुडिशरी कमेटी में ये था, क्योंकि डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी थी हाउस में, तो उन्होंने कहा कि वाकई इम्पीचमेंट बनती है, ट्रम्प को इम्पीचमेंट करो। तो उसमें 40 वोट से हाउस जुडिशरी कमेटी के 40 मेंबर्स थे, ठीक है। उसमें से 23 मेंबर्स ने कहा इम्पीच किया जाए, 17 मेंबर्स उसके अगेंस्ट थे, तो ट्रम्प इम्पीच हो गए, ठीक है। जब इम्पीच हो गया तो अब जो है ना सेनेट उसको उसकी इम्पीचमेंट का ट्रायल जो है वहां पे शुरू होगा, जो आर्टिकल 1 सेक्शन 3 क्लास 6 से इनका वो क्या कहता है कि सेनेट हैव सोल पावर टू ट्राई ऑल इम्पीचमेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इम्पीच कर दिया। अब बात आ गई सेनेट तक। अब सेनेट में क्या होता है, सेनेट एक हाई कोर्ट जैसे होता है, सेनेट ऐसे एक हाई कोर्ट बैठती है, ठीक है, सेनेट, ठीक है। तो उसमें प्रेसिडेंट के जो भी डिफेंस होगा वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो तब जो वाइस प्रेसिडेंट वैसे हेड होता है सेनेट का, लेकिन जब प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट होगी तब हेड कौन करेगा, जो उनका चीफ जस्टिस होगा, ठीक है। तो ट्रायल होता है सेनेट में। अब सेनेट में ट्रायल का मतलब क्या है, एचओआर से जो हो गया कि मेजॉरिटी चाहिए होती है, एचओआर वो ट्रम्प के खिलाफ वोट आए थे तकरीबन एक आर्टिकल पे आए थे 230, एक आर्टिकल पे वोट आए थे 229, ठीक है। मतलब आप अगर एक्चुअली मेजॉरिटी निकालो तो बन जाती है, तो ट्रम्प इम्पीच हो गए। अब एचओआर के बाद जब ट्रायल आ गया सेनेट में यहाँ पे, तो सेनेट में चाहिए होती है आपको 2/3 मेजॉरिटी, 100 की 2/3 मेजॉरिटी क्या बनती है, 66 बनती है, ठीक है। तो लेकिन जब ट्रम्प इम्पीच हुआ था तब सेनेट में मेजॉरिटी थी रिपब्लिकन, ठीक है। तो ये 66 वोट्स उन्हें नहीं मिले, ठीक है। तो ट्रम्प बच गया उनकी वो ऑफिस में, ठीक है 66 ही हो गया। ये 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी तो वो ऑफिस छोड़ देगा, अगर नहीं मिलती तो वो ऑफिस को कंटिन्यू करेगा। अब बताएं इसमें इम्पीचमेंट में आपको कुछ समझ ना आया, पूरा प्रोसीजर इम्पीचमेंट का रिवाइज करते हैं या कोई एक पॉइंट, अच्छा सेकंड लास्ट जो इम्पीचमेंट का ट्रायल होता है इम्पीचमेंट का, वो होता है सेनेट में। अब सेनेट में होते हैं 100 मेंबर्स, ठीक है। अब 100 मेंबर्स में
वो जो है सेनेट मतलब जुडिशरी है वहाँ पे, सेनेट सिट करती है हाई कोर्ट। अब उसमें से 100 मेंबर्स में 66 मेंबर्स अगर वोट देते हैं, जो कि बनती है 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, वोट देती है कि भाई ये गिल्टी है, इसको ऑफिस से रिमूव करें, तो वो प्रेसिडेंट ऑफिस से रिमूव हो जाएगा। जी टेन्यूर में हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को उसके टेन्यूर के दौरान इम्पीच किया गया था फॉर फर्स्ट टाइम। रिचर्ड निक्सन को उसके मतलब रिचर्ड निक्सन भी टेन्यूर के दौरान हुआ था, बाद में भी कर सकते हैं, पहले टेन्यूर के दौरान भी कर सकते हैं। और कोई सवाल आपको? बाद में क्यों करते हैं सर? वो अगर सैनिक को लगता है कि उन्हें बाद में कोई प्रूफ मिलता है, कांग्रेस को, एचओआर को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वालों को ये फील होता है कि इसने पावर को मिसयूज किया था, तो वो बाद में कर सकते हैं। जी जो भी निकला रिजल्ट तो हाउस डिपेंड करता है हाउस पे। ट्रम्प की जो सेकंड इम्पीचमेंट है वो कब हुई थी? वो बाद में हुई थी, वो तब ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं था, 6 जैन को लेकर हुई, जब उन्होंने हमला कर दिया था कांग्रेस पे।